तो जितने ये अंधभक्त टाइप से हमारे देश में लोग जन्म ले लिए हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनको उसकी सज़ा मिले, क्योंकि भीड़ कहीं ना कहीं वर्तमान में जो सत्ता दल है उसके साथ कम है और अन्य पार्टियों के साथ बहुत है। तथा मैं तो मानता हूं कि जितने विपक्ष में पार्टियां हैं उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ईवीएम पे ही संदेह है, अग्निवीर जैसे फैसले आप समझिए 4 साल में अगर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 4 साल में सेना के जवान भर्ती कर रहे हैं, लेकिन खुद एक मौका और मांग रहे हैं। 73 साल के हो, पहले संविधान लागू हुआ 74 साल पहले, क्या उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें हम लोग प्रयागराज में थे और प्रयागराज के नामांकन क्षेत्र के पास पहुंचे, जहां पर कि सभी पार्टियां आती हैं नामांकन करने के लिए। तो वहीं कचहरी पर ही हमसे मुलाकात हो गई कुछ वकीलों से। आइए इन्हीं से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या नाम हुआ भाई साहब? अभिषेक बौद्ध। अभिषेक जी, यह बताएं क्या माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव अगर प्रयागराज की बात करें तो? प्रयागराज में जो कि कहा जाता है कि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बनाए जाते हैं, तमाम प्रकार के मंत्री मंडल में भी लोग जाते हैं। तो जिस धरती पे आप खड़े हैं ये नेताओं की जन्मभूमि है, कह सकते हैं। पूरे देश में यहाँ से नेताओं का अलग अलग राज्य में भी भ्रमण होता है। तो यहाँ पे माहौल कहीं ना कहीं इस बार बहुत ही कह सकते हैं कि संदिग्ध लग रहा है कि किसी भी पार्टी का कोई तय नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, कि कौन जीत रहा है, क्योंकि भीड़ कहीं ना कहीं वर्तमान में जो सत्ता दल है उसके साथ कम है और अन्य पार्टियों के साथ बहुत है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मतलब अन्य पार्टियों से ज़्यादा लोगों का लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप लोग कवरेज भी कर रहे होंगे, जैसा कि आपका सोशल मीडिया का चैनल है यूट्यूब का, तो आप लोग ज़मीनी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे ज़मीनी स्तर पे जो सत्ता में वर्तमान पार्टी है वहाँ की कुर्सियाँ ज़्यादा खाली मिल रही होंगी। तो चलिए, वो तो हम लोग ग्राउंड में कर रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं। तो आपको क्या कमी नज़र आती है जो सत्ता में है इस समय? दरअसल 10 साल में लोगों को अब हम अपनी क्या बताएं, जनता तो हम भी हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं से एक अधिवक्ता के रूप में भी करते हैं, जनता को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। तो हमें तो ये लग रहा है कि पिछले 10 सालों में बहुत ही तानाशाही फैसले लिए गए हैं, जिससे लोगों का कहीं ना कहीं हानि ही हुआ है लाभ की अपेक्षा। हम आपको जब मतदान देने का अधिकार मिला है तो उसका अधिकार हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सरकारें बदल सकें और लोकतंत्र को एक मजबूत लोकतंत्र बना सकें, ना कि ऐसा लोकतंत्र जो एक बहुमत के तौर पे जिसकी सत्ता आ जाए तो वो तानाशाही फैसला करने लगता है। प्रयागराज में अगर आप घूम रहे होंगे तो जगह जगह बैनर देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी के बैनर लगे हुए हैं। किसी और नेता की अगर बात करें तो किसी का और बैनर नहीं दिखता है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? दरअसल कहते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस, तो इस पे हम अमल कर सकते हैं कि वर्तमान में जिसकी सत्ता है उसका पूरा का पूरा एक छत्र राज चल रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? आचार संहिता का उल्लंघन तो माना ही जाएगा, लेकिन तमाम लोग इस पे एक्शन ले रहे हैं। एक्शन लेते हुए भी कोई क्या कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट जैसी न्यायालय संदिग्ध फैसले पे अपना विचार रखती है, ईवीएम जैसे फैसले पे, कि हम बैलेट पेपर का जो चुनाव है मतगणना बैलेट पेपर वाला नहीं करेंगे। जब चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पे एक गया था सुप्रीम कोर्ट में मामला ईवीएम को लेकर, तो ऐसा ही तो सुप्रीम कोर्ट से अभी आदेश जारी हुआ है कि नहीं, जो ईवीएम का है वोट वो गिना जाएगा, मशीनी वोट गिना जाएगा। और हम जानते हैं कि मशीन जिन देशों ने भी बनाया है वह देश, शायद हमें नहीं लगता कि कोई देश ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर के तो आप लोग बहुत बड़ा धरना भी दिए थे, प्रयागराज में इतना बड़ा धरना वकीलों का चला था, लेकिन उसको क्या सफल नहीं माना जाएगा? विगत 25 जनवरी की बात है ये। बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग हज़ारों लोग अधिवक्ता साथी हज़ारों लोग हाईकोर्ट अंबेडकर प्रतिमा स्थल से जनपद न्यायालय जिलाधिकारी कार्यालय तक आए थे। महामहिम को ज्ञापन दिया गया था जिलाधिकारी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श कम किया गया है उस पर भी। अन्यथा मैं तो मानता हूं कि जितने विपक्ष में पार्टियां हैं उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ईवीएम पे ही संदेह है जिस पे हम चुनाव मतदान करते हैं, आम जनता कर रही है, तो जब ईवीएम पे ही संदेह है तो हम वोट कहीं भी डालें, अगर एक ही पार्टी भी जाएगी तो उसका मतलब है नहीं, तो हमारे वोट का ही मतलब नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा अगर मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे इस बार जनता के बीच रहने वाले, क्या मुद्दे नेता लोग लेकर के जाए जिससे अपने वोटरों को वो लोग आकर्षित कर सके अपनी तरफ? सत्ताधारी की बात करेंगे तो उनके पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ धर्म और जाति में ही सीमित रह जाते हैं।
धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर। हमें ऐसी मुद्दों पे बात करनी है जिससे इस देश का कल्याण हो सके, इस देश के नागरिकों का कल्याण हो सके। तो जाति धर्म से ऊपर उठ के हमको बात करना पड़ेगा। और इस बार मतदान की रही बात, तो मतदान भी हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर देना पड़ेगा। दोनों लोग मैनिफेस्टो अपना मतलब सभी पार्टियां जारी की हैं, तो आपका किसका मैनिफेस्टो, किस पार्टी की अगर बात मैनिफेस्टो की बात रहेगी तो मैं मानता हूँ जो घोषणा पत्र है, जो पार्टी अगर घोषणा पत्र जारी करती है तो जरूर से हम देख लेंगे विगत वर्षों में जिन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया है, कोई भी पार्टी उस पर पूरा काम नहीं करती। तमाम उनके घोषणा पत्र के वादे फीके रह जाते हैं, कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। चलिए, क्या अभी बहुत सारे वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? बहुत सारे अपील करना चाहेंगे कि जो पार्टी संविधान को मानती है, जो पार्टी संविधान को ही अपना घोषणा पत्र के रूप में जारी करती है, ऐसी अपने आप अगर बारीकी से देखें तो हमें वो पार्टी नज़र आएगी। अगर आप एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, शिक्षित हैं, साक्षर हैं, तो आप बारीकी नज़र से देखें राजनीति में, तो ऐसी भी पार्टी हमारे देश में है जो संविधान को ही अपना मैन्युफैक्चर मानती है। जी। चलिए भाई साहब, इस साथ में क्या नाम हुआ भाई साहब? विशाल चौधरी। तो यह बताएं विशाल जी कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिसको इसमें जनता भुनाने का क्या, या फिर नेता जो भुनाने का काम करेंगे इस बार? महंगाई पे रोक, भ्रष्टाचार, दलितों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उस पे रोक, और अल्पसंख्यकों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उस पे रोक, और जो सरकार चल रही है ये सब उल्टा काम कर रही है। जैसे कुछ काम बता दीजिए जो उल्टा किया है इन्होंने। अरे न्यायालय में ही बहुत से मुकदमे होते हैं SC ST में जो खारिज कर दिए जाते हैं, तो यही सब चीज़ को देख करके हम यहीं से गिनती कर लें अपनी कि हम यहीं कमज़ोर हैं। जी। यही सब चीज़ को चलिए भाई साहब, इस साथ में क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक निषाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? अब देखिए, जो एक पर्व चल रहा है, आने वाले 25 मई का पर्व है, इसमें सभी को वोट करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अगर आप इस सरकार में ये नहीं कर पाए तो हमारे लिए बेकार है। तो ऐसे सरकार से हमारी उम्मीद है कि आने वाले कोई भी सरकार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और मजबूत हो। और एक अभी हाल फिलहाल में नागालैंड में सुना गया था, निर्विरोध चुना गया, कोई जनता वोट नहीं की। इस पर भी विचार विमर्श करने लायक है। कहीं ना कहीं हमें यह लग रहा है कि जनता का जो पर्व होता है वो कहीं ना कहीं दमन हो गया है। तो हमें इस पर भी काफ़ी विमर्श करना पड़ेगा। आप सभी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, हमारे बुद्धिजीवी के वजह ऐसे। अगर हम लोग भाई साहब बात करें महंगाई और बेरोजगारी की, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है? बिल्कुल चरम सीमा पे है। अग्निवीर जैसे फैसले, आप समझिए कि देश की सुरक्षा को लेके भी बहुत बड़ा फैसला इन्होंने ले लिया। अब इनका सलाहकार कौन है ये तो ये जाने अच्छी तरह से। अग्निवीर जैसे फैसले आप समझिए 4 साल में अगर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 4 साल में सेना के जवान भर्ती कर रहे हैं, लेकिन खुद एक मौका और मांग रहे हैं 73 साल के होके। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि आप 73 साल के हो गए हैं और आप एक 5 साल का और मौका मांग रहे हैं, और जवानों को 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। 25% भर्ती आप 25% दोबारा लाएंगे, 25% आप दोबारा मतलब उन लोगों को रखेंगे जो उसमें सक्षम होंगे, है ना, ऐसा उनका प्रावधान है। और 75% छाटोगे। तो मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें भी आप कहीं ना कहीं, ये देश छिपा नहीं है किसी से, जाति धर्म आधारित देश है। इसमें भी आप जाति और धर्म के आधार पर छटनी करेंगे, जो कि हमें टोटल हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे हिसाब से टोटल एकदम बकवास फैसला है। इसका हम लोगों ने विरोध भी किया है इसी जनपद न्यायालय में। लेकिन विरोध का मतलब ये है कि अगर हमारी बात सुनी जाती, आज अधिवक्ताओं की बात सुनी जाती, तो उस पर कुछ न कुछ निर्णय आता। हम कितना ज्ञापन दें? क्या हम ज्ञापन के लिए ही बने हैं? क्या हमारा काम यही रह गया है? ये भी तो एक सवाल है ना। हम अपना व्यक्तिगत काम भी तो करेंगे ना, जनता की जो न्याय की लड़ाई है उसकी भी तो लड़ेंगे ना। चलिए, अगर हम लोग थोड़ा बेरोजगारी की, अगर हम लोग बेरोजगारी की तो बात हो गई, थोड़ा सा अगर हम लोग महंगाई की बात करें, महंगाई तो क्या उस, हाँ, महंगाई की बात पे भाई, अब आप जब महंगाई की बात कर ही रहे हैं तो अभी तो हम आप 100 के करीब पेट्रोल देख रहे हैं। कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले शायद 104-105 भी चला गया था। लेकिन वर्तमान में अगर जो सत्ताधारी दल है, जो कुछ लोगों को ऐसा उम्मीद लग रहा है जो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो डंके की चोट पे कह रहे हैं, वो उनका अंदर से साठगांठ हम आप मान सकते हैं। और अगर यद्यपि वो दोबारा आ गए तो ये 100 रुपये जो पेट्रोल डीजल हमको मिल रहा है, ये 150-200 में भी मिलेगा। तो जितने ये अंधभक्त टाइप से हमारे देश में लोग जन्म ले लिए हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
इनको उसकी सज़ा मिलेगी। कहते हैं कि 100 का 200 हो जाए, 400 हो जाए तब पर भी भराएंगे। आपने कभी कभी वीडियो ऐसा देखा होगा? हर आदमी हाथी नहीं पाल सकता है, और हाथी एक मजबूत, एक हैवी जानवर है कि नहीं? हाथी पालना आसान है, उसको खिलाना बहुत कठिन है। तो आप देश में सरकार तो बना लेंगे, लेकिन खुद आप क्या चल पाएंगे? रही बात राशन की, जो राशन दे के बरगलाया जा रहा है हमारे देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को, तो क्या ये राशन अपने पैसे से दे रहे हैं? ये बड़ी सवाल है हमारे आपकी जनता के बीच में। हमारे आपके पैसे का टैक्स ही लेते हैं और उस टैक्स पे ये राशन देते हैं। उस 5 किलो राशन का दाम हम आप कितना अनुमान लगाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, 150 रुपये, 100-150 रुपये आप हमको महीना दे के क्या हमको बद्दुआ मजदूर बनाने वाले हो? हमें चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा। 5वीं पंचवर्षीय योजना जब से इंदिरा गांधी थी तब से गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा है, और आज भी लगभग 80 करोड़ लोगों को अभी आज फिर से मतलब यही 5 किलो राशन दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक इतने लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे अभी स्तर पर जी रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, उसका कारण हम मानेंगे पक्ष विपक्ष में जो पार्टी हैं दोनों को। उसका कारण ये है कि 55 साल तक, अगर 55 से 60 सालों तक विपक्ष वालों ने राज किया तो उनका भी बहुत बड़ा दायित्व था कि वो क्या कर रहे थे। वो भी, उनका भी तो पूरा राइट था ना हमारे देश से गरीबी मिटाने का, भुखमरी मिटाने का। अब जो आज प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं आला कमान, जो विपक्ष के आला कमान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइप से जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, वो 55 साल से 60 सालों से क्या उनको प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या 60 साल पहले, जो 70 साल पहले संविधान लागू हुआ, 74 साल पहले, क्या उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? जानकारी थी ना शुरू से। उसी की आज जो है, उसी का आज जो है जो आप बोल रहे हैं। हम लोग उसका मांग कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं स्वयं, एक युवा होने के नाते हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो मजबूर सरकार हो। मजबूत सरकार नहीं चाहिए हमें। मजबूर सरकार होगी तो हम डंके की चोट पे अपना कोई भी काम कराएंगे सरकार से। मजबूर सरकार चाहिए, और हम चाहेंगे कि ये जो पक्ष विपक्ष में पार्टियां हैं, परिवर्तन हो। अब कोई ऐसा दल भी आए जो अपनी अहम भूमिका निभा के इस देश को पुनः विश्व गुरु की ओर ले जाने का प्रयास करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम जो है कि यहाँ के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अपना पक्ष रखा इस देश को लेकर के, और तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर के, महंगाई और बेरोजगारी पर भी हमारी बात हो गई। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, ज़मीनी हकीकत हम आप तक दिखाते रहेंगे। आपकी क्या राय है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये फिलहाल ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, वो भी जरूर बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।